हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम रीड करने वाले हैं एक मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी और इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। तो इसके साथ ही गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी स्टोरी है, पढ़कर आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। और आज की इस स्टोरी में इंग्लिश ग्रामर के जो भी स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है, ये सब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में कवर कराऊंगा। तो बिना देरी के स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, व्हाट इज विजडम। व्हाट इज यानी क्या है और विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो इसका मतलब हुआ बुद्धिमानी क्या है। तो सबसे पहले तो गाइस ये समझने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर जो विजडम है वो एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो क्योंकि इसके बारे में पूछा जा रहा है बुद्धिमानी क्या है, तो शुरू करते हैं। टू वर्ड्स यानी दो बकरियां, नेम्ड यानी नाम रखा गया था या उनका नाम था, आफ्टर देयर कलर्स यानी उनके रंगों के कारण, ब्लैकी एंड ब्राउनी यानी दो बकरियां थी और दोनों का जो नाम था वो एक का नाम ब्लैकी था और एक का नाम था ब्राउनी। और दोनों का ये नाम जो है वो उनके कलर के हिसाब से रखा गया था। वर यानी थी सॉर्न एनिमीज। तो यहाँ पर सॉर्न एनिमीज की बात करें तो इसका मतलब है कट्टर दुश्मन। एनिमीज जो है वो एनिमी का प्लूरल है, ये सिंगुलर होता है एनिमी, यहाँ पर लास्ट में वाई आता है। तो एनिमीज यानी दुश्मन और सॉर्न जो है वो एनिमीज की विशेषता बता रहा है, यानी इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो ये आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दो बकरियां कट्टर दुश्मन थी। अब वो बकरियां कौन सी थी? एक का नाम ब्लैकी था, एक का नाम ब्राउनी था। कैसे रखा गया था? उनके रंगों के कारण। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, दे वर वे थी, और क्रॉसिंग का मतलब है पार कर रही। तो वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जब भी आपको वर्स के बाद या वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म देखने को मिले तो उसका हिंदी सेंस रहा था या फिर रही थी से किया जाता है। तो एक दिन वे कर रही थी मतलब पार कर रही थी किसको? ब्रिज, एक पुल को, फ्रॉम यानी सी। अपोजिट डायरेक्शंस का मतलब होता है विपरीत दिशाओं। एक दिन वे विपरीत दिशाओं से एक पुल को पार कर रही थी। तो विपरीत का मतलब है एक दूसरे साइड से आ रही थी और एक दूसरे साइड से आ रही थी, यानी आमने सामने। तो जो डायरेक्शंस है वो कैसी है? अपोजिट है। तो अपोजिट भी एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दे मेट, वे मिली, जस्ट इन द सेंटर यानी बिल्कुल। जस्ट का मतलब होता है बिल्कुल, इन द सेंटर यानी बीच में, ऑफ द ब्रिज पुल के, वे पुल के बीच में मिली यानी बिल्कुल बीच में मिली। मेट जो है वो मीट की सेकंड फॉर्म होती है। तो आगे देखते हैं। बोथ स्टूड देयर ग्राउंड्स फेसिंग ईच अदर ऑन द वेरी नैरो पैसेज विच ओनली वन ऑफ देम कुड पास एट अ टाइम। तो बोध का मतलब है दोनों। यहाँ पर जो बोध है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और दोनों गॉड्स के लिए बोला गया है। दोनों बकरियां, स्टूड का मतलब है खड़ी हो गई। फर्स्ट फॉर्म होती है स्टैंड और सेकंड फॉर्म है स्टूड यानी खड़ी हो गई। देयर ग्राउंड्स का मतलब है अपनी जगहों पर। ग्राउंड वैसे जमीन होता है बट यहाँ पर हम बोलेंगे अपनी अपनी जगह पर। फेसिंग का मतलब है सामना करते हुए या सामने। ईच अदर एक दूसरे के। ऑन द वेरी नैरो पैसेज यानी बहुत तंग जगह पर। विच यानी जिससे, ओनली केवल वन ऑफ देम यानी वन ऑफ देम यानी दोनों में से सिर्फ एक ही। दोनों में से सिर्फ एक ही। जब ऑफ के बाद कोई भी वर्ड होता है वो होता है प्लूरल और मेन सब्जेक्ट जो माना जाता है ऑफ के पहले वाला माना जाता है। सिर्फ दोनों में से सिर्फ एक। कुड पास यानी गुजर सकती थी, एट अ टाइम एक बार में। तो दोनों बकरियां जो थी वो बहुत तंग जगह पर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, जिसमें से सिर्फ एक ही बकरी एक बार में गुजर सकती थी। नीदर ऑफ देम एग्री टू विदड्रॉ फ्रॉम इट्स पोजीशन। नीदर ऑफ देम, जो नीदर है इसका हिंदी अनुवाद होता है ना तो। ऑफ देम यानी उनमें से। तो यहाँ पर नीदर का मतलब है कोई नहीं। ऑफ देम उनमें से। एग्रीड यानी सहमत हुई। टू विदड्रॉ का मतलब होता है छोड़ने के लिए या हटने के लिए। फ्रॉम यानी से। इट्स पोजीशन अपनी जगह। दोनों में से कोई नहीं
तो ईदर होता तो दोनों में से कोई एक, लेकिन नीदर जो होता है उसका मतलब है कोई नहीं। तो दोनों में से कोई नहीं सहमत हुई किस बात से? अपनी जगह से हटने के लिए। दे बोथ फॉट एंड फेल डाउन इनटू द रिवर टू डाई। तो दे बोथ वे दोनों, फाउट यानी लड़ी, फाउट एक सेकंड फॉर्म है फाइट की, एंड फेल डाउन और नीचे गिर गई, इनटू यानी अंदर, द रिवर नदी के, टू डाई और मर गई। यानी वे दोनों लड़ी और नदी में नीचे गिरकर मर गई। इन अ सिमिलियर वे two she gods once met each other on the same narrow bridge। तो इन अ सिमिलर वे का मतलब है उसी तरह से। इन अ सिमिलर वे, तो इसका वे का यूज किया जाता है तरह के लिए, तरह या तरीके से, यानी समान तरीके से। टू शी गोट्स यानी दो बकरियां, वंस एक बार, मेट यानी मिली, ईच अदर एक दूसरे से, ऑन द सेम नैरो ब्रिज यानी उसी तंग पुल पर। सेम का मतलब होता है उसी, जिसकी हम पहले बात करें, द सेम यानी उसी, और नैरो का मतलब होता है तंग यानी पतला सा, और ब्रिज यानी पुल, यानी समान रूप से या उसी तरह से, जिस तरह से वो दोनों बकरियां मिली थी। तो उसी तरह से दो और जो बकरियां थी वो एक बार उसी तंग पुल पर एक दूसरे से मिली। बोथ वर वाइज एंड काम। तो दोनों वर यानी थी, दोनों कैसी थी? वाइज थी और काम थी। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, जो चालाक होता है। काम कहते हैं शांत। शांत का मतलब होता है जिसके अंदर थोड़ा धैर्य होता है, जो किसी भी प्रॉब्लम के आने पर एकदम हैरान नहीं होता है, थोड़ा सा घबराता नहीं है, सुकून के साथ उस पर विचार करता है। तो ऐसे इंसानों को, ऐसे किसी भी प्राणी को काम कहा जाता है। तो दोनों बुद्धिमान और शांत प्रकृति की थी। देयर एम वॉज टू लिव पीसफुली। तो उनका उद्देश्य, एम का मतलब होता है उद्देश्य या फिर इरादा, और इसका सिनोनिम होता है पर्पस या गोल, ये इसके सिनोनिम होते हैं। यानी उनका इरादा या उद्देश्य वॉज यानी था, टू लिव। टू लिव का मतलब होता है जीना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो है ये इन्फिनिटिव वर्ब होता है। टू लिव, जीना, पीसफुली का मतलब है शांतिपूर्वक या सुकून से, और ये आपका एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। यानी उनका उद्देश्य शांतिपूर्वक या सुकून से जीना था। ईट बाय शेयरिंग। तो ईट का मतलब है खाना, बाय शेयरिंग का मतलब है मिल बांट कर या साझा करते हुए। एंड और टू फेस सामना करना, डेंजर खतरे का, केयरफुली सावधानी पूर्वक। यानी उनका जो उद्देश्य था वो क्या था? वो सुकून से जीना था, मिल बांट कर खाना, और अगर कोई डेंजर यानी खतरा आता है तो सावधानी पूर्वक उसका सामना करना। ये उनका एम था, उद्देश्य था। दे वर नॉट इगोइस्टिक एंड बिलीव्ड इन पीस। यानी वे वर नॉट यानी नहीं थी। इगोइस्टिक का मतलब होता है अहंकारी, जिसके अंदर घमंड होता है तो उसको हम अहंकारी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको इगोइस्टिक कहते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हर वो वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर जो इगोइस्टिक बात हो रही है वो दे के बारे में बताया जा रहा है। और दे कौन है? दे हैं वो दोनों बकरियां जो बाद में मिली थी। तो वे अहंकारी नहीं थी। एंड बिलीव्ड और विश्वास करती थी। इन पीस का मतलब है शांति में, और शांति में विश्वास करती थी। बोथ ऑफ देम हैंडल्ड द सिचुएशन इन अ वेरी इंटेलिजेंट मैनर। दोनों ने, बोथ ऑफ देम, अब यहाँ पर बात हो रही है जो दोनों, देम का मतलब है जो दोनों थी, तो उन दोनों की बात हो रही है, क्योंकि उससे पहले हमने बोथ का यूज कर दिया है। बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने, हैंडल का मतलब है संभाल लिया, द सिचुएशन स्थिति को, इन यानी में, अ वेरी इंटेलिजेंट मैनर यानी बहुत बुद्धिमानी भरे, मैनर यानी तरीके से, दोनों ने बहुत बुद्धिमानी भरे तरीके से उस सिचुएशन को संभाला। व्हेन दे मेट एट द ब्रिज, वन ऑफ देम सेट डाउन एंड द अदर क्रॉस्ड ओवर इट। जब, तो व्हेन जो है वो आपका एक एडवर्ब है जो कि टाइम को दिखाता है। जब दे मेड, वे मिली, एट द ब्रिज यानी पुल के ऊपर। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन यानी एक की बात हो रही है, दो बकरियां थी उनमें से एक की बात हो रही है, सेट डाउन नीचे बैठ गई। एंड अदर, और दूसरी वाली, क्रॉस यानी पार कर गई, ओवर इट का मतलब है उसके ऊपर से। यानी जब वे
दोनों पुल पर मिली तो उनमें से एक नीचे बैठ गई और दूसरी वाली उसके ऊपर से क्रॉस कर गई, यानी पुल को पार कर गई। बोथ रीच्ड देयर होम्स सेफली एंड क्वाइटली। तो दोनों पहुंची, रीच का मतलब है पहुंची, देयर होम्स अपने घर, सेफली यानी सुरक्षित रूप से, एंड क्विटली और शांति से यानी सुकून से दोनों अपने घर और सुरक्षित अपने घर पहुंची। तो इस तरह से अगर हम कभी भी समझदारी से हमेशा काम लेंगे तो हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल कर आता है। तो अब बात करते हैं इसके गिस्ट की, यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हमको क्या सीखने को मिलता है। वन शुड नॉट बी फूल हार्डी, यानी किसी को, यहाँ पर जो वन है वो आपका एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जो इंडेफिनिट का मतलब होता है जो किसी अनिश्चित इंसान के लिए बोला जाता है, यानी किसी भी इंसान को शुड नॉट नहीं चाहिए, बी यानी बनना, फूल हार्डी का मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा मूर्ख, यानी किसी को बहुत ज्यादा मूर्ख नहीं बनना चाहिए। इवन इफ वन हैज प्राइड इट शुड नॉट बी टू द लिमिट ऑफ अटर स्टूपिडिटी। तो इवन इफ का मतलब होता है, ये आपका एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है चाहे। इवन इफ चाहे वन हैज प्राइड, यानी चाहे किसी में घमंड हो। हैज का यूज जो है पोजीशन के रूप में किया जाता है, जब किसी के पास कुछ होता है तो वहां हैज आता है सिंगुलर के साथ में। चाहे किसी इंसान को घमंड हो, इट उसको शुड नॉट भी नहीं होना चाहिए टू द लिमिट ऑफ अटर स्टुपिडिटी का मतलब उसे उस मूर्खता की हद तक नहीं पहुंचना चाहिए। कि मूर्ख इंसान हो सकता है लेकिन इतना मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि इंसान बिल्कुल हद ही पार कर दे। प्राइड इज ऑलवेज द कॉज ऑफ डाउनफॉल, तो जिसको हम कहते हैं घमंड। प्राइड जो है एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो भी सब्जेक्ट का काम करता है वो आपका नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर किसी चीज की बात हो रही है तो ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी घमंड इज ऑलवेज हमेशा होता है। द कॉज यानी कारण ऑफ डाउनफॉल का मतलब है पतन या फिर विनाश। किसी भी चीज का जब पतन हो जाता है तो उसको हम विनाश भी कहते हैं। तो घमंड हमेशा पतन का कारण होता है। हैड द गॉड्स यूज्ड देयर ब्रेन्स leaving aside their false pride, they could have crossed the river like the wise she gods। तो यहाँ पर जो हेड है वो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में भी है, लेकिन यहाँ पर एक और काम कर रहा है, यानी अगर का काम भी कर रहा है, कंडीशन भी रख रहा है। अगर द गॉड्स बकरियां यूज्ड इस्तेमाल कर लेती देयर ब्रेन्स अपने दिमाग का, अगर वो बकरियां अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेती, लिविंग छोड़ देती असाइड यानी एक तरफ, देयर फॉल्स प्राइड यानी लिविंग असाइड का मतलब है एक तरफ छोड़ देती या रख देती, देयर फॉल्स प्राइड अपने झूठे घमंड को, दे यानी वे कुड हैव क्रॉस्ड पार कर सकती थी द ब्रिज पुल को, लाइक यानी तरह द वाइज शी गॉड्स यानी उन बुद्धिमान बकरियों की। इसका मतलब है अगर वो बकरियां अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेती और अपने झूठे घमंड को एक तरफ रख देती यानी छोड़ देती, तो वे उन बुद्धिमान बकरियों की तरह पुल को पार कर सकती थी। द वेन प्राइड ऑफ द पिग हेडेड गॉड्स किल्ड देम, यानी द वेन प्राइड का मतलब होता है व्यर्थ घमंड। वेन का मतलब होता है व्यर्थ यानी बेकार, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी व्यर्थ घमंड ऑफ द पिग हेडेड गॉड्स का मतलब है सुअर जैसे सिर वाली बकरियां। यहाँ पर इसका मतलब है ज्यादा बेवकूफी के नहीं बोला गया, सुअर जैसे सिर वाली बकरियों का व्यर्थ घमंड ने किल्ड यानी मार दिया, देम उनको उनको मार दिया। सो इन ट्रबल वन शुड यूज टैक्ट इन प्लेस ऑफ प्राइड। सो इसलिए इन ट्रबल परेशानी में वन यानी किसी को, शुड यानी चाहिए, यूज इस्तेमाल करना, टैक्ट का मतलब होता है चतुराई, इन प्लेस स्थान पर, ऑफ प्राइड घमंड के। इसीलिए परेशानी में किसी भी इंसान को घमंड के, अहंकार के स्थान पर अपनी चतुराई इस्तेमाल करनी चाहिए, तो इस तरह से वो उस समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकता है। तो गाइज ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं और बेहतर स्टोरी बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।